Today I am dealing with अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इससे पहले हम सर्कुलर फ्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड चीजों से बात कर रहे थे। अम, फिर हमने मनी एंड बैंकिंग को भी देखा। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इट्स एक्चुअली द टॉपिक्स नेम इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोनों चीजें वी नीड टू फैक्टर इन। सो the chapter in Bamford starts off first clarifying a concept जिसमें वो बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बिकॉज हमने हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बोला है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना चाहते हैं। ठीक, दैट्स आवर मेन एजेंडा, दैट वी वांट फुल एम्प्लॉयमेंट टू हैपन। तो सबसे पहले हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि 0% अनएम्प्लॉयमेंट है। इट डज नॉट मीन कि इकोनॉमी में हर फैक्ट्री फुल ऑपरेशनल है, हर लेबर नौकरी कर रहा है, हर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल यूटिलाइज हो रहा है। दैट्स नॉट व्हाट इट इज। दे से कि अगर आपके पास 3% अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना, आइडियली इन मोस्ट कंट्रीज, अगर आपके पास 3% अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो। बिकॉज हमें पता है कि रियलिटी के अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल। देयर विल ऑलवेज बी कोई ना कोई शख्स जो बेहतर नौकरी के चक्कर में या किसी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से फायर हो गया है, या कोई सीजन की वजह से फायर हो गया है कि मैं हार्वेस्ट में फार्मर हूं और अभी सीजन ऑफ है, अभी क्या करूं, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव स्किल्स नहीं है टू अक्वायर अनदर नौकरी। तो ब्रैमफोर्ड सेज that full employment is often considered to be achieved when the unemployment rate falls to 3%. Okay. This may be surprising as it might be expected कि full employment में 0% unemployment होनी चाहिए, लेकिन in practice that's not true. There are always people moving from one job to another, and ये 3% भी जो मैं बता रहा हूँ ये हर कंट्री के लिए अप्लाई नहीं होता। It can be 4% for an economy. Okay, it can be up to 5% also. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट एक लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है कि इवेंचुअली लॉन्ग रन के अंदर आपकी इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा होती है। ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट को समझाने के बाद बैम्फर्ड फील्ड्स के दो किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी है। वन दे से इज द इक्विलिब्रियम वर्सेस a disequilibrium unemployment। तो उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को पहले तो क्लियर कर लेना चाहिए अपने दिमाग में। एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर, एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर एंड एग्रीगेट लेबर फोर्स, तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई, आई यूज बेनिफिट टू क्लैरिफाई। पहली बात तो एग्रीगेट डिमांड की फॉर लेबर की तो बात ये हो गई कि इकोनॉमी में, I'll use graphs also. Quantity of labor is real wage rate, अगर आपको पता हो real wage rate is adjusted for inflation. Aggregate demand for labor talks about the total demand for labor at a particular real wage. अगर इकोनॉमी में ये रेल वेज चल रही है तो फर्म्स जो बेसिकली लेबर को डिमांड करती हैं वो कम लेबर डिमांड करेंगी। अगर इकोनॉमी में रियल वेज रेट लो साइड पे होगा तो फर्म्स ज्यादा
लोगों को डिमांड करेंगी। सिंपल सी बात है, हायर वेज रेट के ऊपर फर्म्स कम बंदे हायर करना चाहती हैं। फिर हमारे पास एक है एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर। ओके, अब ये क्या है एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर? जब हम एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर की बात करते हैं तो वी शो दैट ये एज पर बैम्फर्ड, आई रीड एग्जैक्टली बैम्फर्ड इसकी क्या डेफिनेशन दे रहा है, इफ आई कैन फाइंड। या बैम्फर्ड इज नॉट डिफाइनिंग, तो मैं खुद डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर मींस कि अगर ये रियल वेज रेट है over here, so this many number of people at this wage rate, this many number of people are willing to take the नौकरी if they get any। वो ले लेंगे नौकरी, एक्सेप्ट कर लेंगे, सुबह काम पे जाने को तैयार है। अगर ये वेज रेट है तो इतना बंदा नौकरी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये वेज रेट है, इस वेज रेट के ऊपर इतना बंदा बोलेगा मैं नौकरी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, आई कम टू वर्क टुमारो। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज अ जॉब एक्सेप्टेंस। एग्रीगेट सप्लाई इज द सेम थिंग एज द जॉब एक्सेप्टेंस, बट दिस इज नॉट नेसेसरली द नंबर ऑफ पीपल हु आर रजिस्टर्ड टू बी द लेबर। वो एक अलग नंबर है। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर। थोड़ा सा बैम्फर्ड में कर्व्स के अंदर है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट ही बना रहा हूँ लाइनों को। नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, यू कैन डू दैट। तो लेट्स से बैम्फर्ड इज सेइंग ये आपका एग्रीगेट लेबर फोर्स है। लेट मी सी अगर वो एग्रीगेट लेबर फोर्स को डिफाइन कर रहा है। Aggregate labor force includes those prepared to work at real wage rate of W, मैं भी मार्क कर लेता हूं W, and able to find a job. It also includes those who are seeking better paid jobs, those in between jobs, and those who are not able to do the job on offer because they live in a different country or they lack of skills. Matlab, let me explain. Let's suppose if the wage rate, current wage rate in the market is this, okay? This is the current wage rate. हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर रियल वेज पे? इस रियल वेज पे जो फर्म्स हैं वो वाई नंबर ऑफ वर्कर्स हायर करने में इंटरेस्टेड हैं। दिस इज द नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग पोजीशन है। और इस वेज रेट के ऊपर इतना बंदा ये नौकरी एक्सेप्ट करके काम कर लेगा। ओके, लेकिन इस वेज रेट के ऊपर जो एक्चुअली आपके पास रजिस्टर्ड लेबर फोर्स है वो इतने हैं। Y से Z represents that you have more people registered at labor force, but for some reasons they are not accepting the jobs. वो रीजंस क्या क्या है? तो वो रीजंस हमने मेंशन किए हैं कुछ यहां पर। कौन कौन से रीजंस? नंबर वन, these are the people who are seeking, ये जो Y से लेके Z का जो गैप है, these are the people who are seeking better paid jobs। पिछली से छोड़ दिया है, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। एक ये लोग रजिस्टर्ड है लेकिन जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा, जॉब ऑफर हो गई है लेकिन
कर नहीं सकते बिकॉज दे आर लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, या डिफरेंट कंट्री भी हो सकता होगा, आई एम श्योर। ओके, दे आर सेइंग कि दीज पीपल आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर ये लोग हैं जो लैक करते हैं सर्टन स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, तो दे आर नॉट पिकिंग ऑन द नौकरी। और कुछ लिखा हुआ है, these are people between jobs, I think we've covered that। ये मेरे ख्याल में इसमें आपके सीजनल लोग भी आ सकते हैं, बाय द वे, जो सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं, सीजनली सर्टेन स्पेसिफिक स्किल आता है और बाकी नहीं आता। तो जहां तक बात है, लेट मी रीड इट अप। Equilibrium unemployment is unemployment which exists when aggregate demand for labor is equals to aggregate supply of labor. At this point, there will be no pressure for the real wage to change. Real wage rate अपनी जगह पर कायम है. Those willing and able to work at the current wage rate will have a job. However, some people who are part of the labor force will not have a job. This is because they are not willing to accept the job at the current wage rate. This could be due to lack of information about job vacancies, do not have the skills and qualifications required, or not able to move to where the work is. तो ये जो Y से Z का डिस्टेंस है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। इसको ये लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी देते हैं। ओके, तीन रीजंस मेंशन किए हैं इन्होंने। इनको पता नहीं है ये नौकरियां कहाँ अवेलेबल है, दे इनके पास स्किल्स और क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये जोग्राफिकली मूव नहीं कर सकते। ये तीन इन्होंने खास मेन रीजन दिए हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के। जो डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ये वाली है, डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप नोटिस करें तो एक तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और साथ में डिमांड और सप्लाई का मिसमैच वाली सिचुएशन भी है। एक्स, वाई और जी, ये जो एक्स से वाई है, ये डिस इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और इसको इन्होंने इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी दिया है। और ये जो है, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। एक्स से लेके वाई को इन्होंने डिसइक्विलिब्रियम या इनवॉलंटरी इसलिए कहा है कि इस पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। दोज पीपल हु आर विलिंग टू टेक नौकरी एट दिस करंट वेज रेट ऑफ लेट्स से डब्ल्यू, उतनी नौकरियां ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये इनवॉलंटरी है, ये जानबूझ के नहीं है। दे वुड वांट टू वर्क बट दे कांट। इस वेज रेट के ऊपर दीज आर द नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू एक्सेप्ट द नौकरी, लेकिन ये वाले लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। दीज पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक द नौकरी एट दैट गिवन वेज। आई थिंक इसको, ये वाले को तो ये केन्जियन व्यू पॉइंट से भी कहते हैं। मैं जरा ये पॉइंट को भी क्लियर कर दूं कि ये केन्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है, और ये क्लासिकल रियल वेज के हिसाब से क्यों नहीं है।
एएस के अंदर हमने कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, अगर मैं आपको याद कराऊं तो टाइप्स के अंदर देयर वाज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वाज, उसके अंदर एक कैजुअल था कि बच्चे अभी ग्रेजुएट होके नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही. उसमें फिर सीजनल था कि लोग एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर टूरिज्म में काम करते हैं, इस वक्त सीजन नहीं है तो दे डोंट हैव नौकरी. फिर इसके अंदर वी हैड द फ्रिक्शनल दैट पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग बेटर पेइंग, सो इसकी वजह से देयर मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई का, एंड सो देयर आउट. Least serious because it affects the fewest people and it's very short term, so we don't worry so much about it. देन हमारे पास सेकंड टाइप था जिसको हम बोलते थे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. Structural unemployment was a scenario where you had like people getting unemployed because कोई certain technology के आने की वजह से लोगों की नौकरियां खत्म, या एक certain रीजन के अंदर जो है बिजनेसेस शट डाउन होने शुरू हो गए तो उस रीजन के लोग गेट्स अफेक्टेड. एंड देन स्ट्रक्चरल के अंदर वी हैड अ सिचुएशन वेयर वी सेट पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की जो है डिमांड कम हो जाती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी मूवमेंट. टेक्सटाइल खत्म हो गया, उसकी जगह आईटी आ गया, तो टेक्सटाइल के वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए. तो स्ट्रक्चरल, दिस वन इज अ मोर सीरियस वन. गवर्नमेंट डज वरी अबाउट इट बिकॉज द नंबर्स आर मोर एंड जॉब्स आर गॉन परमानेंटली. तो ये बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लमैटिक है. ये तो हमने एएस के अंदर बातें कर चुके हैं. फिर उसके बाद हमने एक दो और मजीद होती हैं. एक था जिसको हमने सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया था. सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस हैपेंस व्हेन आपकी पूरी एग्रीगेट डिमांड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड ग्रोथ, एक जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिमांड डेफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं, दैट अकर्स व्हेन एडी फॉल्स डाउन. दिस इज सीरियस एंड प्रॉब्लमैटिक. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं सिनेरियो के अंदर. ठीक है, और एक आध इंडस्ट्री नहीं है, जैसे ये कोई एक आध रीजन नहीं है, एक आध इंडस्ट्री नहीं है, एक आध कोई टेक्नोलॉजिकल नहीं है. ऑल इंडस्ट्रीज ऑल अक्रॉस योर कंट्री इज हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ हायरिंग. सो अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड भी हो जाता है एक फैक्ट्री से, तो वो दूसरी जगह नौकरी नहीं ढूंढ सकता इवन इफ ही इज मल्टी स्किल, बिकॉज सारी इंडस्ट्रीज ही डाउन चल रही हैं. ये सिक्लिकल. तो इसको हम केनीजियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलते हैं. दिस इज केनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट. ये क्लासिकल में नहीं हो सकती. जहां तक क्लासिकल की बात है, उधर हम ये एक रियल वेज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. एंड दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. इसके लिए मुझे थोड़ा सा तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा. सो यू नो दैट केन्जियंस और क्लासिकल्स में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं चीजों के लेके. एक उनका जो ओपिनियन है उसको जरा एक एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम और लेबर मार्केट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाऊंगा. तो लेट्स से दिस वन इज योर प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट. ये वो मेरा बेसिक इकोनॉमी का एडीएएस की बात हो रही है. एडीएएस इकोनॉमी यहां पर इस प्राइस लेवल पे स्टैंड करती है. दूसरा, aggregate demand for labor, aggregate supply for labor. और राइट नाउ लेट्स से आपके पास इक्विलिब्रियम है. ओके.
अब कॉन्सेप्ट ये था सिक्लिकल के अंदर कि लेट्स सपोज ओवरऑल इकोनॉमी में रिसेशन आता है फॉर वट एवर रीजन, और उस रिसेशन के आने की वजह से एडी जब ड्रॉप करता है, तो एट फर्स्ट नोटिस करो क्या हुआ। एट ओरिजिनल प्राइस लेवल्स एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फेल, और सप्लाई तो अच्छी खासी है। सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज वेयर इट इज, और डिमांड गिर गई जिसकी वजह से सरप्लस हुआ, सरप्लस की वजह से प्राइसेस गिरी, जब प्राइसेस गिरी तो हम नए इक्विलिब्रियम लेवल्स पे आ गए और प्राइसेस एडजस्ट हो गई और प्राइसेस नीचे गिर गए। राइट, दैट्स हाउ इक्विलिब्रियम इज सेट। एज अ रिजल्ट, जो लेबर मार्केट है, जब वो इंटायर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो लेबर की भी डिमांड गिरेगी, और जब लेबर की डिमांड गिरेगी तो पहले हम देखेंगे कि ओरिजिनल वेज रेट के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई फॉर लेबर ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, लेबर का सरप्लस है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, वेजेस नीचे गिरी और इक्विलिब्रियम सेट हो गया। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं रही, क्योंकि वेजेस तो नीचे आ गए और मार्केट सेटल हो गई। यहां पर भी कोई शॉर्टेज नहीं हुई, सरप्लस नहीं हुआ, प्राइसेस फॉरेन से नीचे आ गई। यहां पे अब केन्जियंस और क्लासिकल्स के व्यू पॉइंट में एक फर्क आता है। जहां तक केनीजियंस की बात है, वो बोलते हैं प्राइस हो या वेजेस हो, प्राइस हो या वेजेस हो, ये दोनों स्टिकी है। स्टिकी मतलब इनफ्लेक्सिबल है। व्हाट डू वी मीन? व्हाट वी मीन इज कि जब ये एडी गिरा और वेजेस प्राइसेस नीचे गिरी, केन्जियंस कह रहे हैं ये नहीं होगा, प्राइसेस वहीं के वहीं रहेंगी थोड़े टाइम, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम चलेगा फॉर अ टाइम। तो जब यहां पे डिमांड गिरेगी और यहां पे डिमांड गिरेगी, यहां प्राइसेस नहीं गिरेंगी, यहां वेजेस नहीं गिरेंगी, और जब वेजेस नहीं गिरेंगी तो हम नोटिस करेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर फॉर द टाइम बीइंग एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और ये रहेगी। तो केन्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करते हैं ना सिक्लिकल, जब इकोनॉमी डाउन साइकिल में आई और एडी में ड्रॉप आया, प्राइसेस वहीं के वहीं है, बहुत बड़ा सरप्लस आ गया, डिमांड फॉर लेबर गिर गई क्योंकि वेजेस नहीं एडजस्ट हो सकती फॉरेन से, तो मार्केट के अंदर सप्लाई फॉर लेबर और डिमांड फॉर लेबर में गैप क्रिएट हो गया है, सरप्लस क्रिएट हो गया है, जिसने अनएम्प्लॉयमेंट कर दी है। फिर मे भी वक्त के साथ ये नीचे एडजस्टमेंट्स हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो रही। क्लासिकल की नजर में प्राइसेस और वेजेस ये दोनों फ्लेक्सिबल है और ये फौरन नीचे आ जाती हैं। ये डिमांड गिरा, प्राइसेस फौरन नीचे आ जाएंगी, यहां डिमांड फॉर लेबर गिरी, वेजेस फौरन नीचे आ जाएंगी, तो तुम्हारे पास डिसइक्विलिब्रियम का सिनेरियो ही नहीं क्रिएट होगा। ओके, क्योंकि दे फील इट्स फ्लेक्सिबल। तो फिर ये रियल वेज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया केन्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्लिकल कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला क्लासिकल के हिसाब से तो है ही नहीं। क्लासिकल कहते हैं ये मसला तभी होगा सिर्फ जब कोई एक्सटर्नल रीजन होगा, एक्सटर्नल रीजन होगा कि ये नीचे नहीं आए। तो वो एक्सटर्नल रीजन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाहर से इस वेज को गिरने से रोके, और जब ये एडी गिरे
और सरप्लस क्रिएट हो तो ये वेजेस नीचे जा ही ना सकें, कोई एक्सटर्नल रीजन हो उसके पीछे। तो वो एक्सटर्नल रीजन हम दो बताते हैं। एक, ट्रेड यूनियंस, क्योंकि आपको पता है ट्रेड यूनियंस वेजेस को नीचे नहीं जाने देंगे, वो निगोशिएट करेंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट का नेशनल मिनिमम वेज। ये दोनों एक्सटर्नल रीजंस हैं। ओके, ये दोनों एक्सटर्नल रीजंस हैं which will not allow the wages to fall down। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक सिनेरियो हो गया। तो ये तो हमारे कॉजेज में। अब इसको मैं जरा इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम पे वापस ले जाता हूं। जो हमने डायग्राम्स बनाए ना, ये प्रीटी मच वही बात हो रही है। एक सेकंड आ जाओ और इधर देख लो। इक्विलिब्रियम है, तो ये तो क्लासिकल और केन्जियन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नाउ लेट्स सपोज अगर एडी गिर जाता और यहां आ जाता, ठीक है, एडी गिर जाता और यहां आ जाता, तो ये नीचे वाला डायग्राम उसी सिनेरियो को शो कर रहा है कि एडी यहां पे था, एडी यहां से यहां आ गया सिक्लिकल की वजह से, और अब उस गिवन वेज रेट पे एक डिस इक्विलिब्रियम हो गया इनवॉलेंट्री। ये केन्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हो सकता है, क्योंकि क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हम वापस यहां आ जाते और वेजेस एडजस्ट हो जाती। तो केन्जियन के हिसाब से एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस ऑफ द वेज। और एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, द नंबर ऑफ पीपल जो इन तीन वजूहात की वजह से मूव नहीं कर सकते इस पार्ट पे। स्किल्स नहीं है, क्वालिफिकेशंस नहीं है, या कोई बेहतर नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ये अनएम्प्लॉयड है। तो ये हमारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो हम एक्सप्लेन करते हैं कोर्सेज और इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फर्क क्या होता है। Then they go on and they talk about कि एक इकोनॉमी के अंदर एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। आई जस्ट स्पोक अबाउट दैट। वैसे तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है ना आपका, इसको आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। ये आपका लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है कि इकोनॉमी के अंदर जितनी दफा आप कोशिश करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। लेट सपोज आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है 4%, एंड यू वांट टू रिड्यूस दैट अनएम्प्लॉयमेंट, यू वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू 3%, 2.5%। तो आप क्या करेंगे? आप इकोनॉमी में ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, तो उसकी वजह से हायरिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही 2.5%, 3% से वापस से राइज करके 4% पे जाना शुरू हो गया है। तो जब वो 4 पे वापस चला जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बैम्फर्ड इसको कैसे समझाता है? बैम्फर्ड समझाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कि इट्स द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट when the aggregate demand for labor equals the aggregate supply for labor. Okay, aggregate demand for labor is equals to aggregate supply for labor at the current wage and the price levels. तो बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को वो कह रहा है कि ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट पीपल आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स, पीपल आर सीजनली अनएम्प्लॉयड, पीपल आर लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे कांट पिक अदर नौकरियां। क्योंकि अक्सर होता है कि भाई हैदराबाद में सर्टेन सेट ऑफ नौकरीज अवेलेबल हैं, कराची के अंदर लोग बेरोजगार हैं, लेकिन कराची से हैदराबाद वो डेली मूवमेंट नहीं कर सकते, और कराची से हैदराबाद वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी की वजह से दे कांट टेक दैट जॉब एंड नाउ देर अनएम्प्लॉयड। तो हम बोलेंगे आप जो है ना, आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि आप वहां जाके इस वेज पे काम कर सकते थे। यू कुड हैव मूव टू हैदराबाद बट यू चूजिंग नॉट टू फॉर वट एवर रीजंस। ठीक है, तो आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हैं। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, सो मूविंग ऑन, हाउएवर
this concept goes a little further than the equilibrium unemployment. It is the rate to which new classical economists think the economy will move back in the long run, and which is consistent with the constant inflation rate. मीनिंग कि अगर गवर्नमेंट एडी को बढ़ा के अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेगी, थिंकिंग कि इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर जो है वो राइज करेगा। ओके, इसको मैं ग्राफिकली कैसे शो कर सकता हूं? नोटिस ओवर हियर, ये है ना सिचुएशन। तो अगर मैं एडी को इंक्रीज कर देता हूं एक्सपेंशनरी पॉलिसी करके, ओके, तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हुआ। ओके, इसकी वजह से जो वेज रेट है वो पुश हो जाएगी ऊपर, W1 के ऊपर। ठीक है, अब जब ये हुआ तो अगर आप नोटिस करें कि पहले यहां कितना बड़ा गैप था और अब कितना सा गैप रह गया, यू सी। तो ये हम बेसिकली शो कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ग्राफ तो ये बता रहा है कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो कम हो गई है, लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है कि अब क्या होगा? अब ये होगा कि वेजेस जो हैं वो बढ़ेंगी, उसकी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई सॉरी कम हो जाएगा, क्योंकि जब लोग आके ज्यादा वेजेस मांगेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और उसकी वजह से वर्कर्स विल बी लेट गो अगेन, और ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है ये वापस से पीछे जाना शुरू हो जाएगा। और ये जब वापस से पीछे जाएगा तो हमारा, आप नोटिस करेंगे कि ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा से बढ़ा हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे बहुत अच्छे बेहतर डिटेल के अंदर हम डील करेंगे इसको, क्योंकि ये आएगा जब हम एक सिचुएशन को डील करेंगे, जब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ सर्टेन रिलेशनशिप्स हैं, उसके पीछे हम फिलिप कर्व और उसकी बातें करेंगे। Obviously, there are certain reasons as to why this particular thing happens, and that needs to be discussed कि इकोनॉमी में जो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। Bamford is suggesting a lot of reasons behind it कि अगर लेट सपोज इकोनॉमी के अंदर नेशनल मिनिमम वेज लगी हुई है, तो उस नेशनल मिनिमम वेज की वजह से आपकी इकोनॉमी में हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग हों जो बोलेंगे कि अच्छा खासे पैसे तो मिल रहे हैं, लो स्किल्ड ही होते हैं ये यूजुअली लोग। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग आपके मुल्क के अंदर अच्छी नहीं है तो नेचुरल रेट हमेशा रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ लेबर मोबिलिटी, उसके ऊपर हमने बात करनी है। इनफैक्ट थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नंबर वन, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और लो वेज, एक बंदा है बिल्कुल जैनिटर लेवल का काम करता है, और वो जब काम करता है तो वो कमाता है 32,000 रुपीज, और आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है 30,000 रुपीज। ओके, तो काम करने में मुझे सिर्फ 2,000 ऊपर मिल रहे हैं, तो व्हाई वुड एनीबडी चूज टू वर्क? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर janitor as the lowest skilled full-time worker, if you can get 40,000 and minimum wage is 25,000, तो definitely more people will be pushed towards work, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम हो जाएगा। तो पहला जो रीजन हमने आर्ग्यू किया है वो ये है कि भैया आपका जो गैप है बिटवीन द लो पे वर्क एंड द अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात,
फर्म्स लेबर को कितने पैसे देना चाहती है उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, हाँ, जो चाहिए, वट एवर देर एबल टू निगोशिएट। ओके। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि फर्म्स में बी लेस लाइकली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉब्स दे ऑफर अगर वेज रेट्स कम करने की इजाजत हो। वेज रेट्स अगर गिर जाए तो दिल कंटिन्यू टू हायर द सेम नंबर ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं, वेजेस नहीं गिर सकती, तो देन दिल से कि भाई हमारे बारे में नहीं आ रहा काम, it's not worth our time and effort, we will have to let go of some of the workers। तो उससे भी आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। फिर अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो वी कुड से अ मोर स्किल्ड लेबर फोर्स इज लाइकली टू फाइंड इट इजियर कि वो एक नौकरी से स्विच करके दूसरी नौकरी पे स्विच कर जाए। और अगर आपकी इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो दे आर नॉट गोइंग टू सफर सो मच, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इजीली मूव कर जाएंगे। तो ट्रेनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हिस्टेरेसिस। अब ये हिस्टेरेसिस है क्या? हिस्टेरेसिस ये है कि आपके कुछ पढ़े लिखे लोग ही हैं, ट्रेंड लोग हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल डाउन थी, फायरिंग हुई भी थी, तो ये पढ़े लिखे लोगों की भी नौकरियां गई। और कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया कि उनकी नौकरियां गए हुए। वर्कर्स हु एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट can lose confidence in gaining another job or other skills may find or become outdated। ठीक है। तो फर्म्स भी जो है ऐसे लोगों को हायर करने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगी कि तुम इंजीनियर थे, अच्छा तुम्हारी नौकरी चली गई थी, लेकिन अब तुम साल 1.5 साल हो गए, तुम वापस नौकरी पे नहीं गए हो, अनएम्प्लॉयड रहे हो। अब तो एआई की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं इकोनॉमीज के अंदर। तो फिर फर्म्स भी सोचेंगी कि यार डिमांड तो बढ़ रही है, बट शुड वी हायर दीज पीपल और व्हाट, यू नो। बिकॉज हो सकता है कि वर्क हैबिट्स हो सकती हैं, रीट्रेनिंग के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, विच द फर्म्स में वांट टू अवॉइड। हो सकता है। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट। फिर उसके बाद इट इज अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द जॉब मार्केट्स। कहाँ कौन सी नौकरी अवेलेबल है, इसकी कितनी रेडिली इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर है तो आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हो, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हो। एक बंदा जो नौकरी छोड़ के, ये जो हम बात कर रहे हैं ना वॉलंटरी की, एक नौकरी छोड़ के बेहतर पेइंग जॉब की तरफ जाना चाहता है, अगर somehow we're able to make it easy for that transition to take place, we have places where ये information readily available होती है and you can quickly move to that नौकरी, तो ये नेचुरल रेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। फिर आप मोबिलिटी अच्छी करो। ये वो जो हमारी बात थी कि लोग पॉइंट ए से पॉइंट एक हैदराबाद टू कराची, कराची टू हैदराबाद मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लेट सपोज एक ऐसी कोई स्पीड ट्रेन लगा देते हैं कराची और हैदराबाद के बीच में, जो 2.5 घंटे का सफर है वो आधा घंटा 45 मिनट्स में कर ले, तो कराची में रहते हुए भी आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का तो नॉर्मली करते ही हो कम्यूट। तो अगर कोई एक ऐसी ट्रेन सर्विसेज आ जाए जो इतना स्पीड अप कर दे, तो वो जोग्राफिकल मोबिलिटी खत्म कर देगी और वो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस कर सकती है। सिमिलरली आप कहते हैं कि मिनिमम वेजेस को कम किया जाए, आप ट्रेड यूनियंस की पावर को कम किया जाए, ताकि हायरिंग और फायरिंग आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेचुरल रेट को लेके डिस्कस हो रहे हैं। इसके ऊपर बैम्फर्ड ने अपनी बुक के अंदर काफी टाइम स्पेंड किया है टू एक्सप्लेन। आई हैव स्पेंट सम टाइम टू डू दैट ऑल्सो। मे बी एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एन essay, जहां दे माइट आस्क समथिंग अबाउट के क्या अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके एडी को बढ़ा दे, तो क्या उसकी वजह से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कम हो जाएगा। तो फिर वी कैन आर्ग्यू दीज पॉइंट्स कि यस, एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी कैन सी के कम हो जाना चाहिए,
But on the other side, then we have all these other reasons जिसकी वजह से we may say कि it might not happen. ठीक है. फिर जो दो तीन चीजें और जहां पर बैम्फर्ड ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, एंड वी फील कि इट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ऑल्सो, इज के पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. क्या पैटर्न्स अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर? तो जब हम बात करते हैं कि पैटर्न्स और ट्रेंड्स की, तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि भाई यूजली हमने नोटिस किया है कि एक सर्टेन एज ऑफ वर्कर हैं जो सबसे पहले फायर होते हैं, द यंग वंस एंड द ओल्ड वंस. यंग वंस क्यों? क्योंकि वो नॉट टू स्किल्ड होते हैं. ओल्ड वंस क्यों? बिकॉज दे आर क्लोज टू रिटायरमेंट, सो दे वांट टू कीप अ मिडिल एज वाले लोग हु आर हाई स्किल्ड, एंड उसी को प्रमोशन दे दिया जाए. फिर हो सकता है इट कुड बी बिटवीन men and women, कि women tends to get fired first and men are kept more. इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं. इफ योर कंट्री इज यू नो मेल डोमिनेटेड वर्कफोर्स वाली होती है, तो मैन फीमेल की फायरिंग वुड बी मोर. अगर कोई एथनिक सिंधी बलोची वाला कोई सीन है तो वी नो कि फिर उसमें भी एक इशू हो सकता है. एक सर्टन रेशियल रिमार्क्स हो सकते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को ले लो कि सर्टन इंडस्ट्रीज डाउन है, तो इसके लिए लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं. बट हमने देखा यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी. तो इसमें हमने नोटिस किया है कि एम्प्लॉयमेंट के परसेंटेजेस जो हैं डेवलपिंग के अंदर, बिग परसेंटेज ऑन प्राइमरी, स्मॉल ऑन सेकेंडरी, वेरी स्मॉल ऑन टर्शियरी. डेवलप्ड एंड डेवलपिंग के अंदर हमने देखा है कि स्मॉलर प्राइमरी, बिगर सेकेंडरी, रियली लार्ज टर्शरी. तो ये मूवमेंट तो होती ही है. फिर उसके बाद किस तरह से विमेन पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स. फिर एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, छोटे मोटे बिजनेसेस वाले बहुत ज्यादा हो गए. फुल टाइम पार्ट टाइम का डिस्कशन है जो लेक्चर्स में हमने किया हुआ है. फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, फॉर्मल कम है, तो नेचुरली यू वुड से कि एम्प्लॉयमेंट की किस तरह का ब्रेकडाउन होगा. आर यू इन अ सिक्योर नौकरी और आर यू इन लाइक अ गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी होती है कि भाई जैसे हमारे यहाँ नहीं होते मजदूर, रोज सुबह जाके बैठते हैं, आज पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैंकर जिसको पता है कि मैं आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मुझे मंथली ये सैलरीज मिलेंगी. फिर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का डिस्कशन आता है. हायरिंग कैन हैपन इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर डिपेंड्स ऑन कि गवर्नमेंट की कितनी इंटरफियरेंस है. पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में वेयर देयर इज अ वेरी हाई इंटरफियरेंस, देयर इज अ रियली हाई tendency for people trying to find government based nokri for whatever reasons. They're more stable and more fringe benefits. Okay. Here they have also spent a lot of time in discussing labor mobility, both occupational and geographical. I think it's very self-explanatory के उसमें क्या elements हैं. Occupational is about making people so much educated कि वो आराम से एक नौकरी से दूसरी नौकरी के ऊपर मूव कर सकें, ऑक्यूपेशनली मोबाइल हो. फिर जोग्राफिकल इज आप रेलवे नेटवर्क्स और लोगों की मूवमेंट को और लोगों की एक्चुअल शिफ्टिंग को आप किसी तरीके से प्रमोट करें. ठीक, सो दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. फिर उसके बाद आखिर के अंदर दे वांट टू टॉक अबाउट कि आप पॉलिसीज कोई बताएं जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प करे. फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सिक्लिकल, द रियल वेज वन, जो हमने चार डिस्कस किए हैं ना, उन चारों के मसले के हल. फ्रिक्शनल आपको पता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, तो वी वांट टू इंप्रूव द इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन इंप्रूव होगा तो पीपल कैन इजीली मूव फ्रॉम वन नौकरी टू द अदर. तो वो आपका फ्रिक्शनल हल हो जाता है. सीजनल के अंदर आप लोगों को मल्टीटास्क के लिए प्रेप करें, तो लोग जो है वो एक अगर सीजन ऑफ है तो वो दूसरे सीजन के दूसरे काम पे चला जाएगा, दूसरा कोई टास्क ले लेगा.
टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ऑब्वियसली लोगों को रिट्रेन ही करना पड़ेगा। रीजनल के अंदर आपको सर्टन इकोनॉमी के सर्टन हिस्सों के अंदर स्पेंडिंग करनी होगी। यहाँ पे फिस्कल और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल, ज्यादातर सप्लाई साइड पॉलिसीज अप्लाई ओवर हियर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, सब्सिडीज, प्राइवेटाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। तो ज्यादातर स्ट्रक्चरल के हल तो सप्लाई साइड पॉलिसीज में होते हैं। इसके ऊपर भी काफी लेंदी डिस्कशन आगे होनी बाकी है। सिक्लिकल को ठीक करने के लिए तो आप एडी, और एडी गिरा हुआ है ना, तो एडी को बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं टू ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन एएस के अंदर ये सवाल आया था एक आध सेशन पहले कि it was something to do with कि क्या फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट, हर किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को डील कर लेगी। तो हमने उसके अंदर कहा था कि नहीं, हर किसी को नहीं डील कर सकती। इट कैन डील विद द सिक्लिकल, बट स्ट्रक्चरल के अंदर वो थोड़ी सी फेल हो जाती है, इवन फ्रिक्शनल में वो फेल हो जाती है। So you might need like trade union reforms and abolishment of minimum wages, और थोड़ा सा ज्यादा जो है नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज। आई थिंक आगे इसके ऊपर पूरा डिटेल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज में बड़ी लेंदी डिस्कशन है। तो दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू हैव दिस कन्वर्सेशन। ये पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर वहां पे फिर डिस्कस होगा पॉलिसीज के साथ। ठीक।